हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है सच्चाई की जीत। अपने हिस्से से ज़्यादा लेने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की लालच में अमन के स्वभाव ने अपने ही भाई सुरेश के लिए अचानक एक मुसीबत खड़ी कर दी। ऐसे में सुरेश ने क्या तरकीब अपनाई जिससे न केवल सच्चाई की जीत हुई बल्कि अमन को शर्मिंदा भी होना पड़ा। दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने दरवाजे पर जाकर हॉल से बाहर झांका। जमाने का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए सावधानी से काम लेना पड़ता था। बाहर खड़ा उस इलाके का डाकिया मनोहर था। ज्योति ने दरवाजा खोला। साहब के लिए रजिस्ट्री है मैडम, मनोहर ने कहा और ज्योति को एक लिफाफा पकड़ा दिया। ज्योति ने रसीद पर हस्ताक्षर किए, उसके नीचे अपना टेलीफोन नंबर लिखा और मनोहर को रसीद वापस दे दी। अंदर आकर ज्योति ने लिफाफा टेबल पर रख दिया ताकि उसका पति सुरेश जब शाम को दफ्तर से आएगा तब देख लेगा। शाम को सुरेश आया और उसने लिफाफा खोला। अंदर जो कागजात थे उनको पढ़ा। उसके माथे पर सिकन पड़ गई। उसने वह कागजात दोबारा पढ़े। मूर्ख कहीं का, गधा, बिल्कुल पागल हो गया है, सुरेश ने नाराजगी भरे स्वर में जोर से कहा। ज्योति चौंक उठी। तुम किसके बारे में बोल रहे हो? किसका पत्र है? वह गधा अमन, सुरेश ने अपने छोटे भाई का नाम लेते हुए कहा। उसने मेरे खिलाफ अदालत में केस दर्ज किया है। अदालत में केस? ज्योति ने आश्चर्यजनक आवाज में पूछा। कैसा केस? तुमने क्या जुर्म किया है? अमन ने शिकायत में लिखा है कि हमारे पिता ने उसे और मुझे वसीयत में यह 3 मंजिला मकान सौंपा था, दोनों को आधा आधा मकान। और उसने लिखा है कि दोनों हिस्सों का एरिया बराबर है, पर निचले हिस्से में जहां हम रह रहे हैं उसका मूल्य अधिक है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का मूल्य हमेशा अधिक होता है। वह यह भी मानता है कि हम पिताजी की मौत के पहले से उनके साथ ग्राउंड फ्लोर में रह रहे थे, पर उनके मरने के बाद भी ग्राउंड पर रहकर मैंने अपने घर के 50% से ज्यादा एरिया पर हक जमाया है, इसलिए मुझे उसकी पूर्ति उसे देनी होगी। यह रकम जिसका हिसाब उसने 3 लाख रुपए सालाना बताया है, मुझे उसे पिछले 4 साल यानी पिताजी की मौत के दिन से देनी होगी, और वह भी ब्याज के साथ, और भविष्य में हर साल इसी हिसाब से 3 लाख रुपए देने होंगे। पर वह ऐसा कैसे कर सकता है? ज्योति ने पूछा। आपके पिताजी की मौत के बाद से ऊपरी मंजिल का किराया तो अमन लेता रहा है, तो उसको तो काफी पैसे मिले हैं। हमने अपना हिस्सा तो किराए पर भी नहीं दिया, हमें तो किसी तरह का फायदा नहीं मिला। ऊपर से अमन ने तो कभी नहीं कहा कि वह नीचे रहना चाहता है। वह आप पर अचानक केस कैसे कर सकता है? अदालत को यह केस मंजूर ही नहीं होना चाहिए। अफसोस तो इसी बात का है, सुरेश ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। अदालत ने उसका केस स्वीकार कर लिया है और मुझे कोर्ट में 2 हफ्ते बाद हाजिर होने का आदेश भेजा है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ज्योति ने कहा। मैं मानती हूँ कि आप में और अमन में कभी कोई खास बनती नहीं थी, पर वह आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैं जानता हूं कि वह यह क्यों कर रहा है, सुरेश ने जवाब दिया। अमन बचपन से लालची और स्वार्थी किस्म का इंसान है। जब भी हम दोनों को खिलौने या चॉकलेट मिलते थे तो वह अपने हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश करता था। वह बड़ा हुआ तो उसके जीवन का एक ही मकसद था कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए, चाहे किसी भी तरीके से। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे झूठ बोलना हो या धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़े। पर इस केस के बारे में मैं चिंतित हूँ। मैं एक अच्छा वकील ढूंढता हूँ जो मेरी तरफ से केस लड़ेगा। मुझे पक्का यकीन है कि हम केस जीत जाएंगे, क्योंकि इस केस में खास दम नहीं है। पर मैं सोच रहा हूं कि हमारे परिवार की काफी बदनामी होगी।
जब हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों और पड़ोसियों को पता चलेगा कि हम दो भाई एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। पिताजी कितने बड़े बड़े लोगों से मेलजोल रखते थे और उनको लोग खूब सम्मान देते थे। अब उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पर अमन ने आप पर तो इस समय क्यों मुकदमा चलाया है? ज्योति ने पूछा। इसलिए कि उसने शायद सुन लिया होगा कि तुम्हें हाल ही में तुम्हारी माँ के देहांत के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक 6 लाख रुपए मिले हैं, सुरेश ने जवाब दिया। अमन हमेशा मुझसे जलता था क्योंकि मेरी कमाई उसकी कमाई से हमेशा दोगुनी रही है, जिसकी वजह से हम कई चीजें कर सके जो वह नहीं कर सकता था, जैसे हमारी हाल ही में की गई थाईलैंड की सैर। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें पैसे मिलने की बात सुनकर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अब उसका लक्ष्य हमसे पैसा ऐंठना हो गया है। उसने कितनी नीच किस्म की हरकत की है, ज्योति बोली। उसे शर्म भी नहीं आती है, अपने ही बड़े भाई पर मुकदमा कर डाला, वह भी बेवजह। एक बात का ख्याल रखना, सुरेश ने ज्योति को सावधान किया। मोनू को इस मामले के बारे में कुछ नहीं बताना, वह मुकदमे का नाम सुनकर कहीं घबरा न जाए और इस वजह से उसके 12th के इम्तिहान की तैयारी में कुछ विघ्न न पड़ जाए। मोनू सुरेश का 16 साल का बेटा था। अमन का सुरेश के खिलाफ मुकदमे का वही हाल हुआ जो हमारे देश के ज्यादातर संपत्ति से जुड़े मामलों का होता है। दोनों तरफ के वकील उसे खींचते रहे, कभी स्थगन ले लेते, कभी बेमतलब बहस में लगे रहते। कोर्ट में इसी तरह के सैकड़ों मुकदमे साथ साथ चल रहे थे। लगभग 2-3 महीने के बाद सुनवाई की बारी आती थी, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता था और तारीख पर तारीख चलती रही। इसी तरह 9 साल बीत गए, पर मुकदमे का अंत नजर नहीं आ रहा था। मोनू ने इस दौरान बीटेक की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उसे उसी शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। सुरेश और ज्योति उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। समय के साथ साथ अमन और भी उत्तेजित होता गया। उसकी विफलता उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। उसकी अपने बड़े भाई से लाखों रुपए ऐंठने की योजना पूरी तरह नाकाम हुई जा रही थी। एक तरफ वकील का खर्चा, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई, उसकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। एक दिन रात बात सोचता है कि वह मुकदमा कैसे जीते। तकदीर ने उसे एक मौका दिया, पर कुछ अजीब ही तरह का था। अमन की एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा मॉडर्न किस्म की लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। उसे देर रात तक पार्टी में जाने, शराब पीने और लड़कों के साथ घूमने की आदत थी। माँ बाप का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। एक शाम जब वह किसी पार्टी में नाच रही थी, कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। राधा के साथ उसके कॉलेज के जो लड़के थे उन लड़कों से भिड़ गए। काफी हाथापाई हुई। राधा को भी चोट लगी और उसकी नाक व माथे से खून निकलने लगा। माथे का घाव काफी गहरा था। लड़ाई तब बंद हुई जब किसी ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। रात में राधा जब घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर अमन और उसकी पत्नी काफी घबरा गए। अमन ने उसी समय उसको अस्पताल ले जाने के लिए कार निकाली, पर फिर वह सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अस्पताल का डॉक्टर जरूर पूछेगा कि चोट कैसे लगी। अगर राधा ने सच बता दिया कि मारपीट की वजह से चोट लगी, तो शायद डॉक्टर उसे पुलिस केस बना दे। फिर अचानक अमन को एक तरकीब सूझी, एक ऐसी तरकीब जिससे वह सुरेश से कई लाख रुपए ले सकता था। उसने राधा से कहा, बेटा, जब डॉक्टर साहब तुम्हें पूछेंगे कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम बता देना कि हमारे घर के सामने तुम सड़क पार कर रही थी कि एक तेज रफ्तार वाली मोटरसाइकिल ने तुम्हें टक्कर मारी है। मोटरसाइकिल चालक नहीं रुका, वहां से भाग गया। डॉक्टर जरूर पुलिस को बुलाएगा FIR लिखवाने के लिए। जब पुलिस आएगी तुम उनको बताना कि तुमने मोटरसाइकिल का नंबर देखा था।
पर क्योंकि हादसे के कारण तुम्हें काफी झटका लगा है, इस कारण तुम उसे भूल गई हो। याद आते ही तुम पुलिस को सूचित कर दोगी। यह बयान देते समय तुम बिल्कुल भी घबराना मत। वैसे तो मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने केस को देखते ही पुलिस को बुला लिया। राधा ने पुलिस को वैसा ही बयान दिया जैसा उसके पिता अमन ने बताया था। हिट एंड रन केस के मामले में दर्ज हुआ और एफआईआर की एक कॉपी अमन को भी दी गई। उसमें साफ लिखा था कि राधा ने उस टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल का नंबर देख तो लिया था, पर सदमे की वजह से वह उसे याद नहीं। अगले दिन सुबह एफआईआर की कॉपी लेकर अमन अपने बड़े भाई के घर गया। उसने मनोज को एफआईआर दिखाई और धमकी दी कि अगर 4 दिन के अंदर सुरेश ने उसे 4 लाख रुपए नहीं दिए तो राधा पुलिस को बता देगी कि उसको मोटरसाइकिल का नंबर याद आ गया है और वह पुलिस को मोनू की मोटरसाइकिल का नंबर दे देगी। यह कहकर सुरेश को दुविधा में डालकर अमन वहां से मन ही मन मुस्कुराता हुआ चला गया। सुरेश जानता था कि अगर मोनू पर मुकदमा चला तो शायद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, और अगर वह अपनी बेकसूरी साबित न कर सके तो उसके जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। सुरेश ने मोनू को बुलाकर उससे पूछा कि पिछली रात तकरीबन 11 बजे, जो कि एफआईआर के मुताबिक हादसे का समय था, वह कहां पर था। मोनू ने बताया कि पिछली रात वह कुछ दोस्तों के साथ एक मॉल में रात का शो देखने गया था, यानी रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वह मॉल में ही था। सुरेश जानता था कि मोनू सच बोल रहा है और वह उससे कभी झूठ नहीं बोलता है, और अगर उस पर मुकदमा चला तो उसके दोस्त उसकी तरफदारी में गवाही जरूर देंगे, पर फिर भी बदनामी तो होगी ही। सुरेश मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने पर ही मामले को समाप्त करवाना चाहता था, पर अमन को पैसे देकर नहीं। जब सुरेश के दिमाग में कुछ विचार नहीं आई तो वह अपनी समस्या लेकर अपने वकील के पास गया। उसके वकील ने मामले पर थोड़ी देर विचार किया और फिर हल सोच लिया, और दूसरे दिन वह कोर्ट गया और वहां से एक आदेश पत्र हासिल किया। आदेश पत्र लेकर वह पुलिस अफसर मोनू और सुरेश के साथ उस मॉल में गया जहां सोनू ने हादसे की रात को फिल्म देखी थी। उन्होंने आदेश पत्र दिखाकर मॉल के सारे सीसीटीवी कैमरों की उस रात की रिकॉर्डिंग की छानबीन की। रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि मोनू रात के 8:01 पर मॉल की पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल के साथ घुसा था। लगभग 4 मिनट बाद उसने मॉल में प्रवेश किया। फिर 12 बजे तक न मोनू और न ही उसकी मोटरसाइकिल मॉल से निकले। मोनू रात के 12:08 पर मॉल से निकला और 5 मिनट के बाद मोटरसाइकिल पर मॉल की पार्किंग से बाहर गया। इससे साफ जाहिर होता था कि राधा के साथ हादसे के कथित समय पर मोनू मॉल के अंदर था। सुरेश के वकील ने इस बात की एफिडेविट अगले दिन कोर्ट में दर्ज करा दी। 2 दिन बाद सुरेश एफिडेविट की कॉपी लेकर अमन के घर गया। वहां उसने अमन और उसकी पत्नी व उनकी बेटी के सामने एफिडेविट की कॉपी दिखाई और चेतावनी दी कि अगर राधा ने पुलिस को झूठी गवाही दी तो वह जेल जा सकती है। राधा और उसकी मां हक्की बक्की रह गई। उनको अमन की इस घटिया योजना के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। लगभग 15 दिन बाद अमन और सुरेश के घर के मुकदमे की अगली सुनवाई हुई। अमन यह साबित ही नहीं कर पाया कि सुरेश 50% से अधिक की संपत्ति पर कब्जा है और उसको 3 लाख रुपए सालाना देगा। और इस पर जज साहब ने दोनों भाइयों को कोर्ट में कहा कि वे अपना समय व पैसा और कोर्ट का समय बर्बाद करना छोड़ दें, आपस में समझौता कर लें। जज ने यह भी कहा कि झगड़े को सुलझाने का सबसे आसान तरीका है घर को बेच देना और मिली हुई कीमत को आधा आधा बांट लेना। लेकिन यह सुनते ही अमन को शौक लगा कि यह तो उल्टा हो गया। मैं अपने भाई से पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन अपने भाई से पैसे ऐंठने के सपने चूर चूर हो गए और अंत में घर को बेच दिया गया और पैसे को आधा आधा बांट लिया गया।
और अंत में सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है परंतु कभी भी पराजित नहीं होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।